आज इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री पीसी पंत जी, माननीय श्रीमती ज्योति कालड़ा जी एवं माननीय श्री DM मूले जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्य उपस्थित सदस्यगण, श्री बिंबाधर प्रधान जी महासचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री RK खंडेलवाल जी संयुक्त सचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भाइयों बहनों और खासकर आज यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय आयोग के उपस्थित महानुभाव गण, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी एवं सिविल सोसाइटी के लोगों की उपस्थिति में आज सब आप यहाँ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप काफी संख्या में जुड़े हैं। आज हम मानव अधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आप सबों को बधाई देते हैं और आप अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो इसकी शुभकामना भी करता हूं। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की इस आयोजन में मुझे उपस्थित होने का मौका आप सबों ने दिया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह आयोजन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में यह आयोजित किया जा रहा है जब हम कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मानव एवं मानवता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। मानवता की सेवा उनके जीवन का ध्येय है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संकल्पना को आमतौर पर पश्चिमी संकल्पना के रूप में जाना जाता है, परंतु भारत में मानव अधिकारों का अस्तित्व वैदिक काल से ही हो रहा है। मानव अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण उद्घोषणा प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों में है और जो भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भी सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र में प्रदर्शित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आपका मूल मंत्र है। वैदिक मंत्रों में जो पूरी श्लोक जो 4 पंक्तियों की आती है, पूरी मानवता की उसमें भावनाएं समाहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने, यह हमारे संकल्पना में है। भारत में महिलाओं और बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण परिवार प्रणाली और सामाजिक ताने बाने में निहित है, जबकि पूरी दुनिया उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की जद्दोजहद कर रही है। तथापि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन ऐतिहासिक रूप से समाज के इन कमजोर वर्गों और वंचित तबकों में रहे हैं। समाज के इन कमजोर वर्गों को इन वंचनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए संविधान में उनके प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की गई है और इसी से प्रेरित होकर केंद्र की सरकार ने इन समूहों के कल्याण और विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा तभी की जा सकती है जब वे न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, बल्कि उपचार तक उनकी पहुंच हो।
यानी समाधान उन तक पहुंचे, अधिकारों के प्रति जागरूकता और उपचारों तक पहुंच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में स्थानीय पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं में उन्हें और अधिक स्वायत्तता एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करके पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने का कार्य किया है। इस सदी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के मूर्त रूप देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजिटाइजेशन है। हमें व्यक्ति विशेष के किसी अधिकार के लिए डिजिटल प्रक्रिया द्वारा सहक्रिया करने की आवश्यकता है ताकि इसे पहुंच योग्य और पर्याप्त बनाया जा सके। हाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसका उद्देश्य दक्ष, पहुंच योग्य, समावेशी, आम लोगों के बजट में पर्याप्त समय और सुरक्षित तरीके से वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज युक्त एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम का सृजन करना है ताकि सभी के स्वास्थ्य के अधिकार को मूर्त रूप दिया जा सके। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कदम है। गरीब एवं मध्यम वर्गीय युवाओं को इन कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सके अथवा लघु स्तरीय उद्यमी बन सके। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्रों एवं प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार सृजन हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई है। यह सारी योजना इसलिए है कि मानव को एक सुखी जीवन मिल सके, मानव जीवन संपन्न हो सके और उनके जीवन के सभी जरूरतें जो एक जीवन को एक सामान्य रूप से सुखी बना सके, इसके लिए की गई पहल है। महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए भी इसी प्रकार की पहलें की गई हैं। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई ताकि महिलाओं को रसोई घरों में लकड़ी जैसे ईंधनों को जलाने से उत्पन्न खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। लिंग असमानता को कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण एवं आदतों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु स्वच्छ भारत अभियान चलाए गए हैं। इस महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के अधिकार की रक्षा कर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूखा न रहे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को सशक्त करने के लिए मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 की स्थिति एवं बाद में मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त सरकार ने फेरी वालों जो महामारी से प्रभावित हुए थे उनका व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराया है। हालांकि मानव अधिकार दिवस मनाने के महत्वपूर्ण इस दिवस में उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत करने का सूचक है। वर्ष 1993 में जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, इसे भारत में मानव अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास तथा समग्र रूप से विकसित विश्व के रूप में देखा गया है। इसने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत रूप से सुदृढ़ करने को चिन्हित किया गया है। समय बीतने के साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की
यह उपलब्धि आपके लिए एक महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के गठन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा परिषद द्वारा किए गए सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अन्य मुद्दों के साथ साथ महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों तथा विस्थापित लोगों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकारों के मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण पहल की है और आपकी इस पहल का परिणाम भी दिखता है। हाल ही में आयोग ने समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण हेतु सरकार के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भारत सरकार मानव अधिकारों के कार्य तथा इस प्रतिष्ठित संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय गृह मंत्री जी आयोग को मजबूती तथा दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाया गया एक कदम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हाल में किया गया संशोधन है। आयोग में एक और सदस्य को शामिल करना, महिलाओं को सदस्य के रूप में समावेश करना, अन्य राष्ट्रीय आयोगों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके सांविधिक पूर्ण आयोग को विस्तृत करना सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ ही आतंकवाद से जूझने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की दशाओं पर भी यथोचित विचार करना चाहिए। सुरक्षा बल न केवल अत्यंत शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि मासूम नागरिकों के अधिकारों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। मानवता बेबस न हो, मानव अधिकारों का हनन न हो, कमजोर, वंचित, उपेक्षित, दिव्यांग, महिलाएं किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी के द्वारा प्रताड़ित या अपमानित न हो। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यों तथा न्याय से वंचित न रह जाए, इस हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को संवेदनशील सक्रियता रखनी पड़ेगी। आप सबके द्वारा मानव अधिकार को संरक्षित करने के जो कार्य किए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से मानवता सम्मानित भी हो रही है और मानवता की सेवा भी जो आपके द्वारा किया जा रहा है। जब मानव अधिकार पर किसी के द्वारा, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो, जब उसे अपमानित या प्रताड़ित करने के काम की सूचनाएं आपको मिलती है और आपके द्वारा जो उसे न्याय मिलता है, वह न्याय निश्चित रूप से एक भारत को तो मजबूत बनाता है, भारत की उस परंपरा को कि भारत हमेशा अपने सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम के भजनों की शब्दों में विश्व के कल्याण, मानवता की सेवा और विश्व बंधुत्व की कामनाओं के साथ जो संदेश बिखरता है, वह संदेश वर्तमान में मानव अधिकार आयोग भारत जो देने का काम कर रहा है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए वह कम होगा। मैं इस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं इनके सभी महत्वपूर्ण सदस्यों को बधाई देता हूं तथा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित सिद्धांतों एवं विचारों को कायम रखते हुए एक न्यायपूर्ण एवं उत्तम समाज के निर्माण हेतु इस कार्यों में आप हमेशा सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मानव अधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर पुनः आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके इस प्रेरक और प्रशंसापूर्वक उद्बोधन के लिए धन्यवाद माननीय मंत्री जी। As we come to the end of this program, I request Joint Secretary NHRC Shri R.K. Khandelwal to formally deliver a vote of thanks.